नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान एनसीईआरटी अध्याय 3 धातु एवं अधातु पाठ्यगत प्रश्न उत्तर पेज नंबर 145 का पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। उत्तर है मरकरी, पारा। बी वाला प्रश्न है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उत्तर है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। सी वाला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। उत्तर है सिल्वर तथा कॉपर यानी कि चांदी और तांबा। डी वाला प्रश्न है, ऊष्मा की कुचालक होती है। उत्तर है लेड और मरकरी यानी कि सीसा और पारा। प्रश्न दूसरा है, आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। उत्तर है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्य कहते हैं। कुछ धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। पेज नंबर 51 से पहला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। उत्तर है सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। ये वायु के साथ अभिक्रिया कर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न दूसरा है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन। उत्तर है 3Fe + 4H2O बराबर में Fe3O4 + 4H2। दूसरी समीकरण है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। उत्तर है Ca + 2H2O बराबर में CaOH2 + H2। प्रश्न क्रमांक 3 है, A, B, C एवं D चार धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयनों में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। सारणी आपको दिख रही है। इस सारणी का उपयोग कर धातु A, B, C एवं D के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। उत्तर है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बी वाली है। बी वाला प्रश्न है, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। उत्तर है विस्थापन अभिक्रिया होगी। प्रश्न सी है, धातु ए, बी, सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, उससे कम ए, उससे कम सी और डी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। प्रश्न क्रमांक 4 है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। उत्तर है हाइड्रोजन गैस विसर्जित होती है। समीकरण है Fe + H2SO4 बराबर में FeSO4 + H2 गैस। प्रश्न क्रमांक 5 है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। उत्तर है जिंक आयरन सल्फेट के विलयन में से आयरन को विस्थापित कर देता है। समीकरण है Zn + FeSO4 बराबर में ZnSO4 + Fe। पेज नंबर 54 से पहला प्रश्न है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी एक बिंदु संरचना बनेगी। प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। तो आप चित्र में देख रहे होंगे, सोडियम ने 2 आयन त्याग कर उसे ऑक्सीजन को दिया और N2
O का निर्माण हुआ। इसी प्रकार MgO ने अपने स्वयं के में से 2 आयनों को ऑक्सीजन को दिया और MgO का निर्माण हुआ। प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं? तो उत्तर है इसका N2O में उपस्थित आयन सोडियम आयन है जो धन आयन है और ऑक्सीजन ऋण आयन है। ऐसे ही MgO में उपस्थित आयन Mg धन आयन है जबकि ऑक्सीजन ऋण आयन है। यह दोनों ही 2-2 आयन ऑक्सीजन को देते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? उत्तर है आयनिक यौगिक में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। पेज नंबर 59 से पहला प्रश्न है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। पहला पद है खनिज। उत्तर है खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। अगला पद है अयस्क। उत्तर है ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल व उपयुक्त होता है अयस्क कहलाते हैं। अगला पद है गैंग। उत्तर है खनिज प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, उनमें उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उत्तर है सोना और प्लेटिनम। प्रश्न क्रमांक 3 है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। उत्तर है बहुत कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने से अलग हो जाते हैं। जैसे 2HgO बराबर में इसे गर्म करते हैं तो 2Hg+O। मध्यम क्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अपचायक का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार है। जब जिंक को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। जैसे ZnO+C बराबर में Zn+CO। अति क्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का प्रयोग करते हैं। पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 का पहला प्रश्न है, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया, किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी? हम इस चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला धात्विक ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड। इसकी जिंक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, मैग्नीशियम के साथ विस्थापन अभिक्रिया होगी और कॉपर के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरा जो धात्विक ऑक्साइड है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह जिंक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, मैग्नीशियम के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करेगा और कॉपर के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगला जो है इसमें धात्विक ऑक्साइड है वो है कॉपर ऑक्साइड। जिंक के साथ यह विस्थापन अभिक्रिया होगी, मैग्नीशियम के साथ इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी और कॉपर के साथ यह कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? उत्तर है सोना, प्लेटिनम और चांदी। प्रश्न क्रमांक 3 है, मिश्रातु क्या होते हैं? उत्तर है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समबांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर एक अगले वीडियो जिसमें कि धातु और अधातु पार्ट 3 के अभ्यास के प्रश्न रहेंगे। धन्यवाद।